चुनावी जंग 2022 के इस एपिसोड में मैं अनिल खुराना अपने साथी जितेंद्र शर्मा के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज जो मेहमान हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने विनोद खन्ना जी को 4 बार लोकसभा पहुंचवाने में उनकी रणनीति बनाई, जिनको भारतीय जनता पार्टी पठानकोट का रणनीतिकार भी हम कह सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर समरिंदर शर्मा, जो प्रिंसिपल एसडी कॉलेज रहे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे और अब भारतीय जनता पार्टी पठानकोट में अश्विनी शर्मा जी के रणनीतिकार हैं और उसकी सारी स्ट्रैटेजी डॉक्टर समरिंदर शर्मा ही बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। धन्यवाद जी, नमस्कार सबको, जय श्री राम। प्रोफेसर साहब, एक बात बताइए कि विनोद खन्ना जी का जो इलेक्शन था वो उस इलेक्शन में, बिकॉज़ वो एक लोकसभा का इलेक्शन था, हर इलेक्शंस में फ़र्क होता है, शायद आप लोग भी जानते हैं, लोकसभा का इलेक्शन, एमएलए का इलेक्शन, विधानसभा का और एमसी का इलेक्शन, ये सब इलेक्शंस अपनी अपनी तरह में महत्वपूर्ण है, परंतु जितना छोटा इलेक्शन होता है उतना ज़्यादा मुश्किल होता है। एमसी के बाद अब इलेक्शन आए हैं एमएलएज़ के, विधानसभा के, तो आप जानते हैं कि विधानसभा का इलेक्शन लड़ना और लोकसभा का इलेक्शन लड़ना दोनों में फ़र्क है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, इस बार आपकी रणनीति क्या रहेगी एज़ कम्पेयर टू पुराने जो आपने इलेक्शंस लड़े हैं? खुराना जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकसभा का इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन में अंतर है। मैं तो कहूँगा कि ज़मीन आसमान का अंतर होता है। उसका कारण ये है कि लोकसभा का इलेक्शन हम राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ते हैं, इंटरनेशनल अपनी जो इमेज है, अपने जो ख्याति है उसके लिए लड़ते हैं, नेशनल लेवल के जो हमारे बहुत पेंडिंग मसले हैं उनको हल करने के लिए लड़ते हैं। इसलिए वहाँ पे इश्यूज़ और होते हैं, वहाँ पे जो इलेक्शन लड़ने वाला होता है उसकी पर्सनैलिटी और तरह की होती है, उस तरह की हमें ग्रूमिंग करनी पड़ती है। लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो विधानसभा एक एमसी के बाद एक सीधा जो लिंक होता है, पॉलिटिकल लिंक होता है जनता और गवर्नमेंट्स के बीच, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो एमएलए होता है, वो विधानसभा का सदस्य होता है। तो उसके लिए फिर हमको एक जितना तय तक जाना चाहिए उतना तय तक हम जाते हैं, जबकि ऐसी कोई स्थिति लोकसभा के इलेक्शन में नहीं होती थी। जैसे लोकसभा के इलेक्शन में कभी भी हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि हमारा कैंडिडेट डोर टू डोर जाए, हमारा कैंडिडेट 20 लोगों के नामों को जाने, लेकिन इसमें सब कुछ होता है और लोगों के साथ, जिसे हम ये कह सकते हैं कि निकटता, वाबस्तगी एमएलए के इलेक्शन में ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब एमएलए का इलेक्शन आया है तो आपकी स्ट्रेटजी कुछ, जैसे आप रणनीतिकार हैं, तो इस बार क्या रणनीति है आपकी? रणनीति इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी की बात नहीं है, सब लोगों की बात समझ आती है कि 2012 से 2017 तक अश्विनी जी पठानकोट के एमएलए रहे। तो आज चाहे वो विरोधी हो, चाहे वो वोट किसको भी डालना चाहते हो, हम उनसे नहीं लेना देना, लेकिन एक लेना देना तो है ही है। अगर वो डालेंगे नहीं तो आप जीतोगे कैसे? मैं जो बात कर रहा हूँ पहले उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अल्टीमेटली तो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, वोटों की बात ही करेंगे। मैं किस सेंस में कह रहा हूँ कि अश्विनी जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, कि उन्होंने काम करवाए शहर में। काम भी कैसे करवाए कि जैसे एक जो एमएलए होता है ना, वो अपने शहर का एक तरह से पालक होता है। उन्होंने एक पालक की दृष्टि से क्या किया कि अगर बच्चों को एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाया, अगर उनको सेहत अच्छी चाहिए तो उसके लिए स्टेडियम बनवाया, अगर उसको खेल स्टेडियम, अगर उसको उनके वो मानसिक तरक्की चाहिए, उनको कल्चरल चाहिए तो उसके लिए ऑडिटोरियम बनाया। सब लोगों की सुविधाओं के लिए उन्होंने इसको डिस्ट्रिक्ट बनवा दिया, इसको कॉरपोरेशन बनवा दी। अब आप पूछोगे कि इसका क्या फ़ायदा होता है? नहीं, बहुत फ़ायदा होता है, पर अब इसके बाद क्या करेंगे? ये तो बनवा दिया, ये तो सारी दुनिया जानती है। मैं भी आ रहा हूँ कि एक बात उनके साथ जुड़ी है कि जो एमएलए को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करनी चाहिए, जो लोगों को हित में करनी चाहिए, वो उन्होंने अपने टेन्योर में की। अब बात ये है कि लोग उससे हम आगे चलते हैं
कि अब हम देखते हैं कि जो इस टाइम मैं आपको रोकना चाहूँगा, उन्होंने इतनी डेवलपमेंट कराई तो क्या लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया? नहीं, लोगों ने पूरा रिकॉग्नाइज किया, अब भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे होता है ना कि राजनीति है, कई बार सामने वाला कोई ऐसे लुभावने नारे दे देता है, जैसे मैं इतने हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री लगाऊंगा, इतने हज़ार लोगों को वो रोज़गार दूंगा, तो कई बार लोग ऐसे झांसों में आ जाते हैं। अब देखिए डिफरेंट पार्टीज़ यही प्रलोभन दे रही हैं, चाहे वो केजरीवाल साहब हों, चाहे वो चन्नी जी हों, सब लोग अपने अपनी तरह से प्रलोभन दे रहे हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि लोगों पे इसका इफेक्ट नहीं होता? प्रलोभन के बारे में मैंने कल भी एक इंटरव्यू में ये कहा है कि जनता में कुछ एक ऐसा वर्ग होता है, जैसे बुज़ुर्ग हैं, विधवाएं हैं, बहनें हैं जो नहीं कमा सकती, उनके लिए सरकारों को कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहना चाहिए। युवा वर्ग है, अगर वो अपना कैपेबल हो जाता है अपने सर्विस के लिए कुछ देर के लिए, जैसे हमारा संकल्प भी है कि कुछ देर के लिए 2-3 साल के लिए हम उसको बता देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि वो अपने पैरों पर खड़े हों। कल भी मैंने ये कहा था कि टू ए हंग्री मैन इफ़ यू गिव ए फिश ही कैन ईट ओनली वंस, बट इफ़ यू टीच हिम हाउ टू फिश ही विल ईट थ्रू आउट हिज लाइफ। तो हम उसको, युवा को उस ढंग से सक्षम बनाना चाहते हैं। उसको हमारा जो रोड मैप है ना, वो सिर्फ इंडस्ट्री लगाना नहीं है, हमें यह है कि उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबल भी हो। अब यहाँ पे बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री लगी, लेकिन हम कहते हैं कि वहाँ पे हमारे यूथ नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? कि वो उसके लिए ट्रेंड नहीं था। हम ट्रेन करना चाहते हैं यूथ को उसके कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए। कल को हम कोई बहुत बड़ा पैकेज पठानकोट में लेके आते हैं, तो उस इंडस्ट्री में पठानकोट का युवा नौकरी करने के काबिल हो। एक तो ये है हमारा। दूसरा ये है कि हम देख रहे हैं कि पिछली टर्म में भी अश्विनी जी ने हेल्थ में काफ़ी काम किया, हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन, ये वो सारा किया। लेकिन अभी अगर हम थोड़ा सा बारीकी से देखें तो जब भी कोई ट्रामा हो जाता है या कोई बहुत बड़े लेवल पे सेहत सुविधाएं चाहिए तो वो प्राइवेट है, लुधियाना है, अमृतसर है, पठानकोट में भी बड़े हॉस्पिटल हैं। लेकिन एक जैसी पीजीआई या एम्स जैसी सुविधाएं ऐसी नहीं है। वो कैसे होंगी? वो मैं बताता हूँ। वो पीजीआई और एम्स लेवल की सुविधाएं वो डायरेक्ट पीजीआई या एम्स नहीं हर जगह खुल सकते, लेकिन उनके सैटेलाइट सेंटर खुलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से। वो उसी तरह से हॉस्पिटल्स बड़े बन जाते हैं। वहाँ पे नए हॉस्पिटल बनेंगे। ये जो हॉस्पिटल है इसी को अपग्रेड नए बनेंगे। जो जैसे हेल्थ के लिए हमारा तलवाड़ा जट्टा के पास ज़मीन जो है वो एयर मार्क्ड है, चाहे वो हम मेडिकल कॉलेज बने, कुछ भी बने, वहाँ पे हमारी प्लान है कि हम सैटेलाइट सेंटर एम्स या पीजीआई का बनाएंगे इस बार। तो वहाँ लोग एडमिट भी होते हैं? एडमिट सब कुछ, सारी वही सुविधाएं होती है। सैटेलाइट सेंटर का मतलब ये होता है कि जैसे एक का एक्सटेंशन काउंटर जैसे होता है ना, उसी तरह से एक्सटेंशन के तौर पे पीजीआई की सुविधाएं या एम्स की सुविधाएं दिलवाएंगे यहाँ पे। कि आपने बोला कि जो ये सपने दिखाए जाते हैं या ये जो बातें बोली जाती हैं, इतने पैसे देंगे, वो कहता हम इतने दे देंगे, दूसरी पार्टी कहती है हम ये देंगे, वो कहता हम स्कूटर ही दे देंगे, कोई कहता हम मोबाइल देंगे, कोई कहता लैपटॉप दे देंगे। तो ये जो सपने हैं, आपने बोला, आपका कहना था कि हम बच्चों को रोज़गार दिलवाने की तरफ लेके जाएंगे, तो क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये ऐसे लुभावने सपने दिखाकर, अगर आपने आज बोलते हो कि हम ये देंगे, वो आपसे बेटर बोल देते हैं, तो ये क्या, ये रेस क्यों लगी हुई है? हम इस रेस में बिलीव ही नहीं करते, मैंने पहले भी आपको कहा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं दोहराता हूँ उसको कि समाज के कुछ एक ऐसे वर्ग हैं जिनको सरकारी ज़रूरत होती है, उनकी मदद की ज़रूरत होती है। जैसे बुज़ुर्ग हैं, बुढ़ापा पेंशन है, जैसे विधवा पेंशन है, जैसे बुज़ुर्ग औरतें हैं उनको देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं हैंडीकैप्ड हैं उनको हम करते हैं। ऐसे वर्ग को तो ठीक है, लेकिन हम जीते जागते चलते फिरते लोगों को ये कहना शुरू कर दें कि हम आपको देंगे, हो सकता है टाइमली हमको देना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि एक ग्रेजुएट जब होगा उसको, हमारा संकल्प है कि उसको हम 2-3 साल के लिए रोज़गार भत्ता देंगे ताकि वो अपने रोज़गार ढूंढ सके, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक जवान आदमी को लगातार, आप कितना जस्टिफाई करते हो? नहीं, मैं तो करते हैं। हाँ, वो कोई भी जस्टिफाई नहीं करता। तो उसके लिए फिर मैंने उसका अल्टरनेटिव ये बताया कि किसी को एक लैपटॉप देने की बजाय उसको इस बात में सक्षम करो कि वो हर महीने लैपटॉप खरीद सके, हर साल एक नया लैपटॉप खरीद सके। वो हमारी जिम्मेवारी है। महिलाओं को फ्री वो देना, ट्रैवल फ्री करवाना,
वो कहते हैं कि हम महिलाओं को, दिल्ली में हमने महिलाओं को फ्री ट्रैवल की फैसिलिटी दे दी, तो पंजाब ने भी उसको देखा देखी दे दी पंजाब सरकार में, कि ये ना हो कहीं को लेडीज़ ही ये सोचेंगे हमारे को तो फ्री मिल रहा है, वहाँ फ्री ट्रैवल दे रहा, तो केजरीवाल आके फ्री ट्रैवल यहाँ भी कर देगा। उन्होंने पहले ही कर दिया। नहीं, वो जो आप कह रहे हो वो ठीक समझते हैं नहीं, जस्टिफाई क्योंकि आज तक पिछले 70 साल से ऐसा नहीं हुआ। चीज़ हम करते हैं जिसका लॉजिक नहीं होता वो जस्टिफाइएबल नहीं होती, ठीक है ना। अब एक हम कह देते हैं महिलाओं के लिए, मेरे घर की महिला या आपके घर की महिला ये लाइक करेगी कि उसको बस में फ्री मिले सर्विस? सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर हमारी घर की महिला या आपकी घर की महिला शायद बस में ट्रैवल ही ना करती हो। मैं यही कह रहा हूँ कि लॉजिकली एक कैटेगरी बनानी चाहिए कि अगर इस कैटेगरी का आदमी हो औरत हो, ये जरूरी नहीं औरत ही हो, आदमी भी हो सकता है, वो इतना हेल्पलेस हो कि वो ना ट्रैवल कर सके, पैसे ना खर्च सके, वो लॉजिकल किसी बेस पे वो कैटेगरी बनानी चाहिए। वो बनाएंगे हम, अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो बनाएंगे। जो महिलाओं को फ्री ट्रैवल मिल रहा है वो बंद कर दोगे आप? नहीं, हम ऐसे नहीं कहते रहे, हम ये नहीं कह रहे कि उसमें उसको कैटेगराइज करेंगे कि जिनको ज़रूरत है उनको देंगे, जिनको नहीं ज़रूरत है उनको, वो खुद भी नहीं चाहते कि हमें दो। सर जग जाहिर है कि पंजाब में किसान आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो आप किस बेस पे सोचते हैं कि हम सरकार बना लेंगे? हम सरकार बनाने की या किसान के आंदोलन की वो बहुत एक सेंसिटिव से इशू है, मैं उनको टच नहीं करता। हम कोई भी सरकार पंजाब में ये चाहते हैं कि जो सरकार बने वो बीजेपी की सरकार बने या बीजेपी की मदद। आप कहोगे कि बीजेपी की क्यों बने? उसका कारण है कि समाज में सरकारें बनती हैं व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको ठीक करने के लिए, अगर कोई कमी है तो उसको ठीक करने के लिए। अब वो व्यवस्थाएं बिना सत्ता के ठीक नहीं हो सकती। आपने राष्ट्रीय लेवल पे देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो 60-70 साल उनका कोई हल ही नहीं निकला। हम बीजेपी या पुराने जो अपोजिशन के लोग थे वो नारे लगाते रहे, लेकिन वो कर नहीं पाए कुछ भी। लेकिन जैसे ही सत्ता आई, उन्होंने 370 जैसा इतना बड़ा मुद्दा जो एक देश के नाम पे कलंक था कि एक जाति के लोगों को निकाल ही देते हो आप एनमास ही पूरे ग्रुपों में, उसको हल किया। उसी तरह से जैसे पंजाब में करप्शन का मुद्दा है, पंजाब में इंडस्ट्री लगाने का मुद्दा है, पंजाब में माइनिंग जैसे आप कह रहे हो कोई ऐसा मुद्दा है, पंजाब में नशे का मुद्दा है। अगर इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना है तो कैसी सरकार चाहिए? सर 10 साल पावर के साथ पिछले सत्ता चाहिए, सत्ता होगी तो ये बदलाव होगा। मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। 2002 से लेकर 2017 तक आपकी सरकार रही, माइनिंग उस टाइम भी होती थी, नशा उस टाइम भी बिकता था, आपके पार्टनर थे भारतीय जनता पार्टी के पार्टनर थी पार्टी शिरोमणि अकाली दल, उनके जो नेता हैं वो आज भी उस मुद्दे को, उसी ब्लेम को झेल रहे हैं। तो वो आपके पार्टनर थे तभी के उनके ऊपर ब्लेम लगे हुए हैं, तो उस टाइम आप नहीं कर सके। हाँ, उस टाइम आप नहीं कर सके। आप इस सवाल को इस तरह, क्या आप ये सोचते हैं कि उस टाइम हम उनके नीचे थे? हम वाजपेयी जी के टाइम पे भी जो नेशनल मुद्दे थे, जो करना चाहते थे, नहीं कर पाए। वाजपेयी जी की एनडीए सरकार में भी जो हम करना चाहते थे नहीं कर पाए, क्योंकि एक संयुक्त सरकार थी, बहुत बड़े एक अभी भी आपकी संयुक्त सरकार है? कहाँ? ये आप इसके साथ बना रहे हो कैप्टन साहब के साथ, उनको तो कहा जाता है कि वो माफियाज के साथ मिले रहे हैं, उनको संरक्षण देते रहे हैं। इस बार जो हमारी सरकार है ना, वो संयुक्त जरूर होगी, लेकिन एक मत और एक दिशा वाली सरकार है। दिशा सबकी एक है, जो संकल्प पत्र है किसी को किसी के साथ कोई मतभेद नहीं था। जो आपका और उनका संकल्प पत्र सेम है? सेम है। संकल्प पत्र के हिसाब से चलेंगे हम। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब सर का ये है कि अगर इनकी सरकार इस बार आती है तो कहीं आपको अकाली दल से ही समझौता करना पड़ गया तो फिर? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है हमारा, ऐसे कुछ नहीं है, अकाली दल से नहीं है। अगर आपकी सरकार आती है तो क्या अश्विनी शर्मा सीएम बनेंगे? क्यों नहीं, बन सकते हैं। लेकिन हमारे पार्टी की परंपरा ये है कि हम पोस्ट इलेक्शन विधायक दल की सारी सलाह लेते हैं, केंद्र की लीडरशिप को क्या सूट करता है, वहाँ के लोगों को क्या सूट करता है, पंजाब के लोगों को क्या सूट करता है। कोई भी कार्यकर्ता, अश्विनी जी नहीं, कोई भी कार्यकर्ता जो विधायक बनेगा वो बन सकेगा। अगर आपकी अश्विनी शर्मा जी जीत जाते हैं और सरकार आ जाती है किसी और पार्टी की, तो क्या पठानकोट के लोग फिर ठगे जाएंगे? फिर वो डिप्राइव करेंगे इसको
अपना जो आपने वायदे किए हैं और जो कोई और पार्टी वायदे करती है, से मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर मान लो सरकार आई थी आम आदमी पार्टी की, ठीक है, और अश्विनी जी जीत जाते हैं, अब अमित जी ने जो वायदे किए थे वो भी रह गए और जो आपने किए थे वो भी नहीं पूरे होंगे, और जो विभूति जी ने तो भी हमने सुने नहीं उनके वायदे, पर जो आप लोगों ने वायदे किए थे वो कैसे पूरे होंगे? हाँ, इसका बड़ा है कि हमारा इस बार जो मोटिव है ना, पंजाब में डबल इंजन सरकार लाना है। डबल इंजन का मतलब है कि कोई भी चीज़ है, ये चीज़ है, इसको अगर हमने मूव करना है ना तो इसको या पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा। तो पंजाब की अगर हमारी सरकार बन जाती है, नीचे से पुश होगा, ऊपर से पुल होगा। जो बात आप कह रहे हो, मैं जो बात आप कह रहे हो, तो डबल इंजन नहीं, सिंगल इंजन तो फिर भी रहेगा। कैसे? सेंटर में तो सरकार हमारी है। तो पहले भी हाँ, तो अभी चलो हम इसी बात का मैं आपको जीता जागता उदाहरण देता हूँ। आपकी सरकार नहीं थी, सिंगल इंजन तो थी, पर बब्बू जी अपने एरिया में कुछ भी नहीं कर पाए। ये ऐसी बात नहीं है। नहीं, दुनिया जनता बोलती है कि पिछले 5 सालों में उस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बब्बू जी एमएलए थे। और मेरा मतलब उनको दोष नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरा मतलब कहने का ये है, जो आपने बात बोली, सिंगल इंजन की सरकार तो तब भी थी, और अगर मान लो सपोज अश्विनी जी जीत जाते हैं और इंजन सिंगल ही रह जाता है, तो फिर कैसे ये सब कुछ पॉसिबल है? मेरा मतलब है केंद्र की जो नीति है वो तो लागू होंगी ना। ये सड़कें बनवाना केंद्र की नीति, हाईवे बनवाना केंद्र की नीति, वो बने, वो तो बनते रहेंगे, वो बनते रहेंगे ना। शहर तो रह जाएगा ना पीछे, शहर तो हाईवे बाहर से नहीं, तो अब हाईवे बाहर से निकल जाएगा। इसका मतलब तो फिर ये है ना कि आप तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने की बात सोच रही है कि एक पार्टी, ये पार्टी सरकार में आती है तो सारे एमएलए उसी के होने चाहिए, दूसरी आती है तो सारे एमएलए उसी के, ऐसे नहीं होता। मैं तो सर सिर्फ अपने या किसी एक शहर की बात कर रहा हूँ। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहे हो ना। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का कोई मायने नहीं होते कि अगर सरकार उनकी बन गई, एमएलए आपका बन गया तो कोई काम नहीं होगा। आपका हो चाहे उनका हो, चाहे मान लो मैं कहता हूँ अमित विजय जीत जाए और सरकार आपकी आ जाए, ये सवाल प्रजातांत्रिक नहीं है ना। प्रजातंत्र में तो ऐसे ही होता है, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, लेकिन जो जीता होता है उसके पास पावर होती है काम करवाने की, उसके पास असेंबली है। आपका कहने, इनका सर का कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार किसी की भी हो और इनका उम्मीदवार जीत जाता है, वो इतना सक्षम है कि वो अपने काम करवा लेगा। ठीक है ना, यही मतलब है ना। समरिंदर सर, मैं इनको सर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे गुरु भी हैं, तो गुरुओं को आदर करना हमारा ज़रूरी है। और वैसे भी मैं यंग जनरेशन को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमेशा गुरुओं का और अपने पेरेंट्स का आदर करना चाहिए। सर, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहाँ पा रही है? पठानकोट में। पठानकोट में हम बहुत ही कंफर्टेबल और विनिंग पोजीशन में हैं। मैं उसका कारण बता देता हूँ कि एक तो ये है कि जब इलेक्शन शुरू हुआ था तो कुछ अटपटा लगता था, लेकिन 1-2 दिन पहले से पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसका कार्यकर्ता एक मन से, एकजुट होकर एक दिशा में अश्विनी शर्मा को और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लग गया है। दूसरी बात यह है कि अगर हम इसका समीकरण के हिसाब से देखें तो जो हमारे सामने प्रतिद्वंदी है वो दोनों एक ही पार्टी के हैं, और एक ही पार्टी के होने के नाते हम सोचते हैं, हम ये तो नहीं कहते वो आपस में उनका टकराव है, हमारे साथ नहीं है उनका कोई टकराव। हम दोनों को देख रहे हैं और हम बहुत ही कंफर्टेबली जीतने की पोजीशन में हैं। सर, एक बात बताइए कि ये जो आप बोल रहे हो कि उनका टकराव है आपस में, बट लोग चेंज की बात करते हैं। अगर चेंज की बात करते हैं, लोग ये कहते हैं कि इन रिवायती पार्टियों से हटके हम किसी नई पार्टी को चांस देना चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी को आप कैसे देखते हो? जो आपने क्वेश्चन किया ना कि नई सरकार चाहते हैं, उनके लिए तो मेरा लोगों को आह्वान है, आपके सामने एक ऐसा अल्टरनेटिव, एक ऐसा विकल्प सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सरकार बनाएगी। ऐसा कभी जो इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़े। हाँ, ये चेंज, इस चेंज को देखो ना। उसको कैसे देखते हो आप? केजरीवाल की नीतियाँ, एक मौका केजरीवाल नू, और ये जो बातें हैं ये कैसे एग्जिस्ट करती हैं? ये नारे ही गलत हैं। एक मौका क्यों? एक मौका आम आदमी पार्टी का जो पिछले 5 साल किरदार रहा है पंजाब में, वो सारी जनता के सामने है। इनके 22 एमएलए बने,
इन्होंने कहा था हम सरकार बनाएंगे, 22 में से बहुत बड़ा जो चंक है वो इनको छोड़ के चला गया। इनके 4 MP बने, 4 में से 3 छोड़ के चले गए। इनकी कोई भी आज भी शरेआम मीडिया पे हर जगह पे इल्ज़ाम लगते हैं कि टिकटों के लिए ये पैसे मांगते हैं। अब पठानकोट में भी काम कोई कर रहा था, टिकट किसी और को दे। ये बड़ा टेम्परेरी सा इनका अरेंजमेंट है। मैंने आपकी इंटरव्यू में एक दिन सुन रहा था कि हमारे कोई टीना चौधरी जी हैं, उन्होंने आप में बहुत काम किया। अब आप में काम किया, अगर उसकी कोई फिलासफी होती, कोई आइडियोलॉजी होती तो उसके साथ जुड़े रहते। हाँ, जबकि आम आदमी पार्टी ने ये कहा था, मुझे आज भी याद है, जब ये आम आदमी पार्टी की फॉर्मेशन की गई थी तब ये कहा गया था कि हम छोटे लोगों को, रेडी वाले, ऑटो वाले, आम आदमी को टिकट देंगे। पर आम आदमी वाली जैसी बात शायद नज़र नहीं आई। ये कहीं मिस कर गए वो मिस इसलिए कर गए कि ये किसी भी आइडियोलॉजी पे थोड़ा चल रहे हैं, ये हवा पे चलते हैं। हवा का झोंका आता है, हवा का झोंका चला जाता है। और इसीलिए जो लीडर हैं इनके जो बनते हैं, कुछ देर जब उनको उनके हिसाब से काम नहीं मिलता, उनके हिसाब से उनको चौधर नहीं मिलती या उनको बेनिफिट नहीं मिलता, वो छोड़ देते हैं। आप पठानकोट की एग्जांपल ले लो, कितने लोग छोड़ के गए, कितने लीडर हैं जो आज साइलेंट बैठे हैं, जो सारे टिकट के हकदार थे। सुजानपुर देख लो क्या हुआ। तो इनके बारे में ज़्यादा इनको सीरियसली लेना बहुत जनता के लिए अच्छी बात नहीं है कि इनकी किसी बात को सीरियस लें। और आम आदमी पार्टी में आप देखिए कि जो लोग दूसरी पार्टियों से निकारे गए, उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। उसके बाद जब उनको वहाँ पे कुछ नहीं मिला तो वो उसको छोड़ गए। तो ऐसी पार्टी को हम किस तरह से सीरियसली ले सकते हैं? मैं बार बार यही कह सकता हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। जनता के साथ ये धोखा होगा कि अगर जनता उनके किसी नारे में आती है। तो ये थे प्रोफेसर समरिंदर शर्मा, डॉक्टर समरिंदर शर्मा रादर, जो कि पठानकोट भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और इन्होंने अश्विनी जी की और भारतीय जनता पार्टी पठानकोट के बारे में क्या सोचती है और वो क्या करेगी, इसको काफ़ी डिटेल में बताया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर जी, धन्यवाद खुराना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद व्यूअर्स, थैंक्स अ लॉट। आपने हमारा इस एपिसोड को देखा। आप इंतज़ार करिए, नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और शख्सियत को लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।